नमस्कार, तेजस्विनी कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। मैं हूं ममता चोपड़ा। जिंदगी में साबित की हुई प्रमाणित राहों पर चलना तो आसान होता है, लेकिन नई अनजान राहों पर चलना, अनिश्चितताओं का सामना करना, रिस्क लेने की हिम्मत हर कोई नहीं दिखा पाता। हमारी आज की तेजस्विनी एक ऐसे युवा उद्यमी हैं जिन्होंने एक नई सोच का सिरा थामा और उसके बाद अपने लिए सफलताओं की कहानी लिखती चली गई। आपने पूर्वोत्तर के किसानों के कल्याण की सोच को सामने रखते हुए देश के पहले ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप की शुरुआत की। राष्ट्रपति के द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड से सम्मानित की गई। फोर्ब्स के एशिया 30 अंडर 30 की लिस्ट में सोशल एंटरप्रेन्योर के अवार्ड से भी आपको नवाजा गया। इसके अलावा सम्मानों की लंबी फहरिस्त है आपके पास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी आपका जिक्र किया। देश के पहले ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप की सह संस्थापक सिद्धि कर्नानी है हमारी आज की तेजस्विनी। देश के उत्तर पूर्व के किसानों के कल्याण को लक्ष्य बनाकर देश का पहला ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप शुरू करने वाली सिद्धि कर्नानी एक युवा उद्यमी हैं, जिन्होंने एमबीए किया, लेकिन एक सुरक्षित उच्च स्तर की नौकरी करने के बजाय अपने लिए एक अलग राह चुनी और सिक्किम में की जा रही जैविक खेती को लेकर वहां के किसानों के कल्याण के लिए काम करने और उनके उत्पाद को बाजार से जोड़कर अलग पहचान देने की सोची और बना डाला देश का पहला ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप पर्वता फूड्स। सिद्धि ने पुरुष प्रधान कृषि क्षेत्र में कदम रखा, किसानों को प्रशिक्षित किया, उन्हें लाभकारी कृषि की राह दिखाई, तमाम मुश्किलों का सामना करते हुए आखिरकार सफलता हासिल की। इस प्रक्रिया में उन्होंने कई नई पहल की, स्थापित व्यवस्था में बदलाव के प्रयास भी किए और आखिरकार इस मुकाम पर पहुंची कि सिक्किम से आगे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और अब मणिपुर, मेघालय के साथ अन्य पूर्वोत्तर के राज्यों तक भी व्यवस्थित ऑर्गेनिक खेती पर काम कर रही हैं। कोरोना काल में जैविक उत्पाद का प्रयोग करते हुए प्रमाणित आयुर्वेदिक काढ़ा बनाया, जिसे स्वच्छता कर्मियों को मुफ्त वितरित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्वारा फर्स्ट लेडी अवार्ड से सम्मानित सिद्धि कर्नानी की इस पहल का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में भी किया और फोर्ब्स एशिया अंडर 30 की सूची में सामाजिक उद्यमी के तौर पर भी सिद्धि ने जगह बनाई। नेशनल एग्रीप्रेन्योर अवार्ड, बेस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर अवार्ड, इंडियन एग्री बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड जैसे पुरस्कारों से सम्मानित देश के पहले ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप की सह संस्थापक सिद्धि कर्नानी है हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए करते हैं मुलाकात सिद्धि कर्नानी से। कैसे हैं सिद्धि आप? जी बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? बहुत अच्छे। सिद्धि, आप ने इतनी छोटी उम्र में इतना कुछ हासिल कर लिया। सीए करते करते आप एमबीए करने लगी और एमबीए करने के बाद भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक सुरक्षित नौकरी लेने के बजाय आप पूर्वोत्तर में किसानों के बीच जा पहुंची। ये कुछ नया करने का जज्बा था, लेकिन इसके लिए भी हिम्मत कहां से आई? तो हमें ऐसा है कि लाइफ में खाली एक जो कॉर्पोरेट या रैट रेस है उसमें नहीं जा करके अगर एक लाइफ है तो उसमें कुछ इम्पैक्ट क्रिएट करें, लोगों की जिंदगियों में कुछ बदलाव लाएं, ऐसा हमारा टारगेट है लाइफ में। और दो लाइनें हैं जो मैं बहुत ही मन से फॉलो करती हूँ। मंजिल मिल ही जाएगी, भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। तो बस इन लाइनों को पोस्टर करके दीवार पे लगा लिया और निकल पड़े। हाँ, लेकिन आप जब निकली तो आप बहुत दूर तक चली गई। क्या सोच थी जब आपने पर्वता फूड्स की शुरुआत की? और ये पर्वता फूड्स टाइटल क्यों? क्योंकि आप तो कोलकाता से हैं, तो पर्वता फूड्स टाइटल क्यों रखा? ये जो हमारी कंपनी है पर्वता फूड्स, हम नॉर्थ ईस्ट के और सिक्किम के जो हिमालयन किसान हैं, जो हिमालयन पर्वतों पे जो खेती करते हैं, हम उनके साथ काम करते हैं। हमारी कंपनी इसी विजन से फॉर्म हुई है कि जो पहाड़ी किसान हैं, जिनको लॉजिस्टिक्स की प्रॉब्लम है, उनके वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन सही नहीं है, उनको मार्केट एक्सेस नहीं है, तो हम उन किसानों के साथ स्पेसिफिकली काम करके उन्हें मार्केट प्रोवाइड करेंगे, उन्हें ट्रेनिंग देके उनकी इनकम बढ़ाएंगे। तो इसी चीज को दर्शाने के लिए हमने अपनी कंपनी का नाम पर्वता फूड्स रखा है, यानी कि पहाड़ों से लाया हुआ खाना। अच्छा, चलिए बड़े सवाल की ओर आती हूँ, क्योंकि आपने देश का पहला ऑर्गेनिक फूड स्टार्टअप शुरू किया और इसकी शुरुआत भी तब हुई 2013 में, जब स्टार्टअप इंडिया की तो शुरुआत भी नहीं हुई थी। 2014 में एनडीए सरकार आई, उसके बाद 2016 में जाकर स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई। आपने तो बहुत पहले ही स्टार्टअप बनाने का सोच लिया। तो
आईआईएम करते हुए आपने क्यों ये सोचा कि नौकरी नहीं लेनी है और एक ये स्टार्टअप शुरू करना है, कृषि क्षेत्र में जाना है? हमारा एक कोर्स होता है आईआईएम अहमदाबाद में, उसका नाम है शोध यात्रा। वो कोर्स पर्पस होता है कि डिफिकल्ट रीजन में जाएं, वहां के लोगों की हार्डशिप्स को समझें एंड अपने लाइफ के पर्पस के बारे में सोचें। तो उस कोर्स में हम सिक्किम गए थे, हम ट्रैकिंग करते थे, प्रोफेसर अनिल गुप्ता हमें गाइड कर रहे थे। और जैसे दिन से शाम तक हमने ट्रैकिंग करी और शाम को जिस भी गांव में पहुंचे वहां पे जाके गांव वालों के साथ वो रात हम बिताते हैं और फिर अगले दिन ट्रैकिंग पे निकल जाते हैं। तो उस दौरान हमें पता चला, जब हम गांव वालों के साथ रहते थे, उनसे बातें करते थे, कि सिक्किम जो स्टेट है वो पूरा का पूरा स्टेट ऑर्गेनिक में कन्वर्ट हो रहा है। किसी भी टाइप के केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड वहां पे किसान यूज नहीं करते हैं। बिल्कुल जैविक खेती, हर एक किसान वहां जैविक खेती करता है। बट क्योंकि वो दुर्गम वहां की वादियां हैं, वहां पे इतने ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है, मार्केट अवेलेबल नहीं है, किसानों को अपने प्रोडक्ट का मार्केट नहीं मिल पा रहा है, उचित दाम नहीं मिल पा रहा है। जो भी वो उगाते हैं ऑर्गेनिक, वो सिलीगुड़ी आता है बिचौलियों के थ्रू, और यहाँ पे और सब प्रोडक्ट्स के साथ मिक्स होकर के वो कन्वेंशनल बोल के दिखता है। तो उसकी जो ऑर्गेनिक आइडेंटिटी है वो खो जा रही है। तो हमने सोचा कि एक एंड पे कंज्यूमर्स हैं जिनको ऑर्गेनिक फूड, प्योर क्वालिटी के ऑथेंटिक ऑर्गेनिक फूड, मिलावट रहित एंड जेन्युइन ऑर्गेनिक फूड की जरूरत है, क्योंकि जो पेस्टिसाइड है फूड में, वो इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट कॉज ऑफ कैंसर है टबेको के बाद, खाने में जो केमिकल्स हम खा रहे हैं। और इस तरफ किसान बहनें और भाई हैं जो ऑर्गेनिक उगा रहे हैं बट उनको मार्केट नहीं प्रदान हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को कनेक्ट कर सके, इन किसानों को वो कंज्यूमर से कनेक्ट कर सकें, तो काफी वैल्यू हम क्रिएट कर सकते हैं, इन किसानों की जिंदगी में भी बदलाव ला सकते हैं और यहाँ से एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल हम बना सकते हैं। तो यानी आपने आईआईएम के दौरान जो कुछ सीखा उसको आपने फटाफट अप्लाई भी कर दिया एक नया स्टार्टअप का कॉन्सेप्ट लेकर। लेकिन सिद्धि, जब भी हम कुछ नया शुरू करते हैं तो एक बड़ी समस्या आती है सबसे पहले फंड्स की। पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि शुरुआत तो उसके बाद ही हो पाएगी। तो आप लोगों ने पैसा कैसे इकट्ठा किया, क्योंकि आप तो यंग पास आउट्स थे? तो जब हमने स्टार्ट किया तो हमारे पास वैसे तो कोई सेविंग्स या वैसे कुछ नहीं था, फ्रेशर ही थे हम तो कॉलेज से निकल के। तो मैं और जो मेरे को फाउंडर है अनुराग, हम दोनों ने ये डिसाइड किया कि हम फैमिली और फ्रेंड से पैसे नहीं लेंगे। तो हम जो भी करेंगे खुद ही मैनेज करेंगे और खुद ही उसको आगे बढ़ाएंगे। तो अनुराग ने पार्ट टाइम कंसल्टिंग स्टार्ट करी एक यूएस फर्म के साथ, एंटरप्राइज सॉल्यूशंस टू पॉवर्टी करके, जो एग्री बिजनेस डोमेन में ही वर्क करती है। और मैंने यूएस स्टूडेंट्स को ऑनलाइन ट्यूशंस पढ़ाना स्टार्ट किया। तो दिन में हम अपने वेंचर का काम करते थे और रात को उनको कंसल्टिंग या ट्यूशन पढ़ाते थे। तो उस तरीके से हमने थोड़ा थोड़ा बूटस्ट्रैप करके पैसा जुगाड़ करके कंपनी को आगे बढ़ाया। और फिर एक साल बाद हमें सीड फंड मिला, CIIE जो IMA का इंक्यूबेशन सेंटर है, विलेज कैपिटल एक यूएस बेस्ड है और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स है, उनसे हमें सीड फंड मिला। फिर वहां से हमारी ग्रोथ आगे बढ़ी। तो आपको आज वो सफर याद है जब पहली बार आप सिक्किम गई थी अपने आईआईएम पास आउट होने के बाद, इस विचार के साथ कि हमें वहीं जाकर कुछ काम करना है? वो अनुभव कैसा था? तो हम जब सिक्किम गए थे तो हमने सिर्फ एक बार उससे पहले शोध यात्रा पे गए थे, एक ट्रेकिंग कोर्स था। फिर हमने जॉब छोड़ दी और सीधा बिजनेस स्टार्ट करेंगे बोल के पहली बार सिक्किम गए हैं। और सब कुछ वहां पे इतना नया है, इस तरीके से कभी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा नहीं है। तो पहले 2 महीने हम लोग 12-12 घंटे सिर्फ फील्ड टूर करते थे। सिर्फ जाके, कोई बिजनेस का आइडिया नहीं उस समय, सिर्फ जाके किसानों से मिलना है, समझना है कि वो क्या कर रहे हैं, हम उनको कैसे मदद कर सकते हैं, उन्हें क्या चाहिए इस समय पे। तो 2 महीने हम ऐसा करते रहे, सिर्फ और सिर्फ किसानों से मिलते रहे, बातें करते रहे, नोट्स बनाते रहे। फिर उसके बाद हमने बैठ के समझा कि अच्छा ये सिचुएशन है यहाँ, अब हम क्या कर सकते हैं इसको बेटर करने के लिए। लेकिन ये आसान तो नहीं रहा होगा, क्योंकि एक नई जगह सिक्किम, और सिक्किम के किसानों के लिए आप बिल्कुल नए लोग जो बाहर से आए हैं। विश्वास कैसे जीता आपने उन किसानों का? बिल्कुल सही कह रहे हैं ममता, आप नॉर्थ ईस्ट में ये अपनी ट्रस्ट की इशू रहती है, क्योंकि ओवर द टाइम नॉर्थ ईस्ट काफी इग्नोर रहा गया है बचे हुए इंडिया के कंपेयर में। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वो माउंटेन्स से हैं और हम प्लेन्स से हैं और हम अपना कुछ फायदा करने आए हैं, उनको फायदा नहीं करने आए हैं। तो शुरू में हमें ये बहुत इशू फेस हुआ। फिर हमने उन्हें धीरे धीरे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना शुरू करा कि वो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं
तो उसको वो कैसे बेटर कर सकें, ऑर्गेनिक में कैसे गाय के गोबर से खाद बना सकते हैं, वर्मी कंपोस्ट यूज कर सकते हैं। ट्रेनिंग के बाद फिर हमने उन्हें मार्केट प्रदान किया, हमने उन्हें बाई बैक गारंटी दी, हमने उनके प्रोडक्ट्स को जोड़ा मदर डेयरी सफल स्टोर्स के साथ, जिनके दिल्ली एनसीआर में अराउंड 400 स्टोर्स हैं। तो जब हम उन्हें मार्केट देने लगे, उन्हें जो बिचौलिए हैं उनसे ज्यादा दाम दे रहे हैं, हम उन्हें संग संग पेमेंट करते हैं। ऐसा नहीं कि 4 महीने बाद, 6 महीने बाद जब फसल होगी तो आके हमसे कुछ ले लेना, वैसा नहीं करके उन्हें संग संग कैश देके उन्हें एम्पावर किया। और अल्टीमेटली जब हमने सिक्किम में फैक्ट्री शुरू करी, वो मेन समय था कि जब अब फिर वहां के किसानों को लगा कि ये भागने नहीं आए हैं, ये यहाँ पे रहने आए हैं। तब आज ये 2-2.5 साल हमें लगे शुरुआत से ये ट्रस्ट पूरी तरीके से डेवलप करने में, बट आज इतना रिलेशन डेवलप हो गया है कि अब तो हम उन्हें मतलब पर्वता किसान कह सकते हैं, इतना बिल्कुल, मतलब आप लोगों ने काफी गंभीरता से काम किया और उसके नतीजे सबके सामने हैं। लेकिन देखें तो कृषि एक पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता है और आप इस दूर दराज के क्षेत्रों तक गए हैं किसानों के बीच में, एक महिला होने के नाते आपको क्या कुछ मुश्किलें सामने आई? देखिए, पहली तो प्रॉब्लम है कि जैसा आप कह रहे हैं पुरुष प्रधान क्षेत्र है और ये ही माइंडसेट है लोगों का। तो जब हम मार्केट वगैरह में जाते हैं या हम इस टाइप की कोई जगह पे जा रहे हैं जो कि एक फार्मर का संग्रह जहाँ इकट्ठा हो रहा है, माल खरीदना बेचना है, उन्हें कुछ सिखाना है, या हम मंडियों में जाते हैं समझने के लिए कि एग्जिस्टिंग चेन कैसे चल रही है, तो वहां पे लोग मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ये लड़की यहाँ पे क्या करने आई है, और वो भी ये छोटी लड़की ये क्या करेगी, तो वो हमसे बात नहीं करते हैं। तो हम और अनुराग अगर जा रहे हैं तो वो अनुराग को देख के ही बात करेंगे, उसी की बात का जवाब देंगे। अगर हम उनसे कुछ कहेंगे तो हमारी तरफ देखेंगे भी नहीं कि तुम क्या कर लोगी यहाँ पे। इस माइंडसेट से लोग डील करते हैं। तो शुरू में काफी दिक्कत होती थी, इससे ऐसा लगता था कि हम कुछ करना चाह रहे हैं और कैसे समाज है जो चाहता ही नहीं है कि हम कुछ करें, बट लगे रहे धीरे धीरे करके। तो अब हमें लगता है कि कुछ तो मतलब ये 7 सालों में बदलाव भी आया है समाज में, लोगों की वुमेन वर्किंग के प्रति काफी माइंडसेट भी चेंज हुआ है। और इस एरिया में तो अब खैर मतलब नॉर्थ ईस्ट में अब सब लोग पहचानने भी लगे हैं, बट एक प्रॉब्लम जो अब भी है कि हाइजीन, सैनिटेशन, ये सब चीजों की जब हम फील्ड ट्रैवल करते हैं तो काफी इश्यूज रहते हैं, अच्छे वॉशरूम्स वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे 12-12 घंटे जब हम फील्ड टूर करते हैं तो मैं कुछ खाना या कुछ पानी नहीं ले सकती हूँ, मतलब 12 घंटे विदाउट फूड एंड वाटर, क्योंकि अच्छे वॉशरूम फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो ये वुमेन होने के चैलेंजेस होते हैं। बिल्कुल, लेकिन आपके पर्वता फूड्स प्रोजेक्ट की तरफ अगर हम रुख करें तो आज सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लगता है कि एक सफल फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टार्टअप हमारे देश का तैयार हुआ है। लेकिन आपके इस स्टार्टअप के सामने भी क्या बड़े चैलेंजेस थे जिनको आप लोगों ने काउंटर किया? तो प्राइमरीली एक तो जो किसानों से ट्रस्ट बिल्डिंग, वो तो हमने आपको बताया ही लगा 2-2.5 साल। लॉजिस्टिक के काफी इश्यूज हैं नॉर्थ ईस्ट में, क्योंकि वहां पे रोड्स अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी नहीं है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए हमने काफी इनोवेशंस किए, रिवर्स ट्रांसपोर्ट वालों से हमने टाई अप करा, जिससे कि हम कम दाम में किसान के प्रोडक्ट्स को पहुंचा सके। और इसमें सबसे मेन बात ये है कि अगर नॉर्थ ईस्ट से आप दिल्ली मार्केट के कहीं भी कनेक्ट करेंगे तो 5-6 दिन लग जाते हैं, और पेरिशेबल प्रोडक्ट से तो वो खराब होते हैं। तो उसके लिए हमने ये तय करा कि हमें ऑन फील्ड मतलब ऑन बेस प्रोसेसिंग करना होगा, जिससे कि हम प्रोडक्ट की पेरिशेबिलिटी को हटा सके, वैल्यू एडिशन हो, किसानों को भी बेटर रिटर्न्स मिले, लोकल इकोनॉमी भी डेवलप हो। तो इस वजह से हम प्रोसेसिंग की ओर गए। तो फ्रेश से प्रोसेसिंग की जर्नी, क्योंकि हमने कोई फंड लिए नहीं थे, ऐसे काम स्टार्ट करा था, तो वो जर्नी डिफिकल्ट थी। बट आज मतलब नॉर्थ ईस्ट का वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पाइस डिहाइड्रेशन प्लांट हम लोग ऑपरेट करते हैं। तो द जर्नी हैज कम फ्रॉम देयर टू हियर। और 2016 वो साल था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिक्किम पहुंचे थे। आप लोगों के पर्वता फूड्स के प्लांटेशन साइट पर भी वो गए थे, आप लोगों से भी मुलाकात की थी, मन की बात में भी जिक्र किया था। बहुत गौरवान्वित महसूस किया होगा आपने भी और आपके परिवार ने भी। जी बिल्कुल, मतलब ये हमारे स्टार्टअप का आज तक का सबसे सबसे अहम पल रहा है कि जब प्रधानमंत्री हमसे मिले और उन्होंने जाना, मतलब उन्होंने बिल्कुल अच्छे से हमसे बातें करी कि हम क्या कर रहे हैं, हम ये क्यों कर रहे हैं, क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको करने का। और वो काफी खुश हुए कि IIM अहमदाबाद से पढ़ के हम पूर्वोत्तर के किसानों की मदद करना चाहते हैं। और फिर जब उन्होंने मन की बात में इस बारे में बोला, तो उससे तो हमें ही नहीं, पूरे सिक्किम
को ये एक बहुत ही गर्व की बात है। सिक्किम के हमारे जो किसान हैं उन्हें काफी अच्छा लगा कि प्रधानमंत्री आके तो गए यहाँ से, ठीक है, बट उन्हें याद है हमारे बारे में, हम जो कर रहे हैं उसके बारे में। उन्होंने उसको आज मन की बात में बोल के इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दी है इस चीज को। तो ये काफी मतलब हमारे लिए, फैमिलीज के लिए और सिक्किम के लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, और मंशा साफ हो तो कोई भी लक्ष्य भेद नहीं होता, और ये आपने भी करके दिखा दिया है। लेकिन ये बताइए, क्या बचपन से ही आप बहुत मेहनती थी और बहुत अच्छी छात्रा थी क्या? क्योंकि नए आइडियाज और इस हिम्मत को जो आप दिखा रही हैं, इसके पीछे कहीं ना कहीं आपकी अपब्रिंगिंग भी रही होगी। लेकिन स्कूल में आप किस तरह की छात्रा थी? तो पढ़ाई में हमेशा ही अच्छे रहे हैं, अव्वल अंक प्राप्त किए हैं। पर एक चीज है जरूर कि ऐसा नहीं है कि अगर टॉप कर रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई करिए। पढ़ाई के साथ काफी हमने अदर एक्टिविटीज, एक्स्ट्रा करिकुलर कॉम्पिटिशन में पार्ट लेना, डिबेट्स प्रोग्राम्स, ये सब कुछ भी किया है। तो मिलजुल के मुझे लगता है ओवरऑल होलिस्टिक जो पर्सनैलिटी बनी, स्कूल में जो हमें मौका मिला ये सब चीजों में पार्ट लेने का, या कॉलेज में जो हमें मौका मिला इन सब चीजों में। आज कॉलेज के, हम अपने कॉलेज के जनरल सेक्रेटरी थे, तो उस सब चीजों में जो लीडरशिप, जो स्किल्स आई, वो छोटे लेवल पे ही कॉलेज के बच्चों को मैनेज करके, वही हमें लगता है आज एक बिजनेस चलाने में बड़े रूप में काम आती है। जी, तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी डेवलप हुई है, आपकी क्रेडिट उसको भी देती हैं। आपके परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? क्योंकि पहली बात तो होती है कि एमबीए में एडमिशन मिलना, आईआईएम अहमदाबाद से आपने किया, एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। पहले तो उसमें एडमिशन लेने की जद्दोजहद होती है। एडमिशन लेने के बाद जब पास कर रहे हैं तो उस वक्त सबकी उम्मीदें होती है, खासतौर पे घर वालों की, कि भाई अब लड़की सेट हो गई है, क्योंकि अब तो अच्छे से नौकरी करेंगे, मल्टीनेशनल कंपनी में खूब कमाएंगे और अपनी जिंदगी सेटल कर लेंगी। लेकिन आप तो बिल्कुल नई राह पकड़ के आगे बढ़ चली। तो परिवार की क्या प्रतिक्रिया थी? तो जैसे पेरेंट्स मेरे काफी सपोर्टिव रहे हैं इस डिसीजन में। तो मेरे पापा ने भी खुद से अपना स्टार्ट करके, जब वो कलकत्ता आए थे बीकॉम के टाइम पे, तो उन्होंने एक जॉब ली, फिर धीरे धीरे करके उन्होंने अपना काम स्टार्ट किया ट्रेडिंग करके, फिर उन्होंने अपनी खुद फैक्ट्री डाली। और तो क्योंकि उन्होंने ये एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी पूरी करी है, तो वो काफी सपोर्टिव है इस चीज में कि हाँ अपना ही करना है। और बचपन से जब हम जाते थे पापा की फैक्ट्री, तो हमें देख के ऐसा लगता था कि अरे ये पूरी फैक्ट्री पापा ने लगाई है, तो हमें भी एक दिन अपनी फैक्ट्री लगानी है, हमें भी पापा जैसे फैक्ट्री बनानी है। तो इस चीज से पेरेंट्स का काफी सपोर्ट रहा है। तो जैसे कैसे होता है कि कोई भी फैमिली फंक्शन हुआ या कोई भी इवेंट होता है, तो जिसमें सब रिलेटिव्स मिलते हैं, तो मम्मी को लेकर के वो बोलने लगते हैं कि अरे भाभी जी, अब क्या बच्ची गलत रास्ते पे चल रही है, उसको संभालते क्यों नहीं है, उसको सही रास्ता दिखाइए। इस तरीके की मतलब काफी बातें हमारी मम्मी को बोली गई हैं। मैं मम्मी का सपोर्ट हमेशा रहा है। और जब प्रधानमंत्री ने बोला हमारे बारे में, वो हमारे परिवार के लिए भी टर्निंग पॉइंट था कि उसके बाद में सब रिश्तेदारों को समझ में आया कि अच्छा स्टार्टअप होता क्या है, ये कर क्या रहे हैं। और अब सब कहते हैं नहीं नहीं, हमें तो पहले से पता था ये बहुत अच्छा करेगी। सही बात। लेकिन जब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम शुरू हुआ, क्योंकि आप लोगों की तो स्ट्रगल उससे पहले की है, लेकिन स्टार्टअप इंडिया शुरू होने के बाद कहां तक परिदृश्य बदला है? कहां तक आप लोगों को लगता है कि अब थोड़ा आसान हुआ है स्टार्टअप शुरू करना? देखिए, सबसे अहम जो हमें फायदा हुआ है जो ये पूरे स्टार्टअप इंडिया के तहत, कि जितने टाइप के लाइसेंसेस हैं, रजिस्ट्रेशन प्रोसेसेस हैं, वो सबको इन्होंने ऑनलाइन कर दिया। तो पहले आपको कोई भी पेपर चाहिए, डॉक्यूमेंट चाहिए, आप सबमिट करने जाएं, फिर वो कहेंगे कोई पेपर गलत हो गया, फिर जाएं, फिर लेने जाएं, मतलब वो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, टाइम टेकिंग होता है, चीजें डिले हो जाती हैं। और जब स्टार्टअप में कोई, हमारी बहुत कंपनी नहीं है कि बहुत एम्प्लॉइज हैं, एक एम्प्लॉय को लगा दिया इस काम पे, शुरुआत में तो हम 2 ही जन थे। तो काफी इस सब चीजों में वक्त जाया होता था और एक फ्रस्ट्रेशन भी फील होती थी कि क्या है, हम कुछ करना चाह रहे हैं, कोई पूरा इकोसिस्टम ऐसा ही नहीं है कि कोई कुछ सपोर्ट करे। जब से ये स्टार्टअप इंडिया में इन्होंने सब चीजों को ऑनलाइन कर दिया, तो आज आपका फूड सेफ्टी का लाइसेंस हो या किसी भी टाइप के आपको ट्रेड लाइसेंस हो, किसी भी टाइप की आपको एप्लीकेशंस करनी हो, सब चीज बिल्कुल ऑनलाइन आराम से आप सब डॉक्यूमेंट्स लगाएं कंप्यूटर से और सब चीजें हो जाती हैं। तो इससे काफी हमें फायदा मिला है। जैसे चलिए सिद्धि, सिक्किम की एक बार फिर बात करेंगे, क्योंकि पूर्वोत्तर के बारे में हमने सुना है कि बहुत खूबसूरत है पूर्वोत्तर। सिक्किम जब आप गए, या आप तो वहां पे लोगों के बीच में खुद खुली मिली हैं, रही हैं, क्या खास बात है सिक्किम की? सिक्किम की सबसे खास बात है वहां के जो लोग हैं, उनका जो नेचर है, जो उनका बिहेवियर है, वो इतने वार्म है, इतने वेलकमिंग है। आप जाएं वहां पे, आप किसी भी गांव में जाएं, किसी इंसान के घर पे चले जाएं, आपको लगेगा नहीं कि आप कोई बाहर से हैं, आप उनके घर पे गए हैं। जो वो सबको
अच्छे से ट्रीट करना, आप किसी के भी घर में जाके बोलें कि आप यहाँ पे आए हैं, वो आपको खाना दे देंगे, आपको अपने घर पे रख लेंगे। ये जो एक वार्म अप्रोच है वहाँ के लोगों का, ये अक्रॉस इंडिया हमने और भी बहुत ट्रैवल करा है और हर जगह ही एक तरीके से अच्छी है, बट ये जो सिक्किम के लोगों का ये जो नेचर है, ये हमें पूरे इंडिया में और कहीं नहीं मिला है। क्या बात है। और अब सिक्किम के बाद कहाँ कहाँ और आपका बिजनेस फैल रहा है, कहाँ कहाँ तक पहुंच रहे हैं आप लोग? हमने अभी एक अपनी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की स्कीम है MOBCD NER, जो ऑर्गेनिक डेवलप, नॉर्थ ईस्ट में ऑर्गेनिक डेवलप करने के लिए उन्होंने ये निकाला है नॉर्थ ईस्ट के किसानों के लिए। तो उस स्कीम के तहत हमने अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में जो फार्मर ऑर्गेनाइजेशन, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज है, किसानों को जोड़ करके जो बनाई है, उनके साथ हमने टाई अप्स करा है, जिसमें जो हमने टेक्नोलॉजी इनोवेट किया है, जिससे हमने अपना सिलीगुड़ी का प्लांट लगाया है डिहाइड्रेशन टेक्नोलॉजी से, उसी को स्मॉल स्केल में बिल्कुल कर विलेज लेवल यूनिट्स बना करके हम वहाँ के किसानों को प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्हें हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि वो कैसे वैल्यू एडिशन करें, प्रोसेसिंग करें और अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाएं जो कि वो एक्सपोर्ट कर सके। या हम उन्हें बाई बैक गारंटी भी दे रहे हैं कि वो जो कुछ भी बनाएंगे हम उनसे सब खरीद लेंगे, जो उन्हें अश्योर्ड इनकम, अश्योर्ड मार्केट मिल रहा है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट्स अभी अरुणाचल और नागालैंड में है। उसके अलावा मणिपुर और मिजोरम में भी हम बात कर रहे हैं, वहां पे भी इस तरीके के फार्मर स्कीम्स को इंटीग्रेट करने के लिए। अच्छा सिद्धि, कोविड टाइम्स में हम देख रहे हैं कि सभी के बिजनेस पे फर्क पड़ा है। आप लोगों ने क्या कोशिश की है, क्योंकि आप तो नई सोच लेकर आगे बढ़ते हैं, कि इस आपदा के वक्त को अवसर में बदलने की कोई कोशिश आप लोगों की ओर से? जी बिल्कुल। तो जब कोविड का लॉकडाउन हुआ 24 मार्च को, मोदी जी ने बोला, तो वो हमारा एक्चुअली जिंजर प्रोसेसिंग का सीजन होता है, क्योंकि एग्रीकल्चर है और ये सीजनल होता है। तो हमारा जिंजर प्रोडक्शन 6 महीने ही होता है सिर्फ फैक्ट्री में। तो सीजन चल रहा था, हमारे पास 90-100 टन स्टॉक था मटेरियल का और लॉकडाउन हो गया। तो इस वजह से काफी इशू आया बिजनेस में, प्रोडक्ट का लॉस भी हुआ और मार्केट वाइज जो कस्टमर्स को कमिटमेंट किए थे उसमें भी प्रॉब्लम हुई। बट क्योंकि किसानों का भी वही समय है हार्वेस्ट करने का, अगर वो समय नहीं बेचेंगे तो उन्होंने 9 महीने तक जो अदरक की क्रॉप रखी है उसका उन्हें कुछ रिटर्न नहीं मिलेगा। तो हमने कुछ ही दिन में गवर्नमेंट से सब परमिशन वगैरह निकाल के सारे सेफ्टी नॉर्म्स को फॉलो करते हुए, वैसे भी फूड फैक्ट्री है तो ये मास्क, ग्लव्स, हेयर कैप जो अब कोविड की वजह से लोग जान रहे हैं, हमारी फैक्ट्री में तो सालों से ये चल ही रहा है। तो सैनिटाइजर वगैरह सब प्रॉपर सेफ्टी मेजर्स रख के हमने फैक्ट्री ऑन कर ली, ताकि हम किसानों को मार्केट प्रोवाइड कर सके, हम उनके प्रोडक्ट्स लेके प्रोसेस करके पेरिशेबिलिटी हटा सके। जब लॉकडाउन में हम काफी समय घर पे थे, तो हमने आयुर्वेदा की स्टडी शुरू करी, जो अपनी ये एंशिएंट साइंस है, जिसमें हर चीजों का क्या हेल्दी लाइफस्टाइल है उसके बारे में चीजें लिखी हैं। फिर हमने कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को, नेचुरोपैथी डॉक्टर्स को अपनी टीम में लिया और हमने कुछ प्रोडक्ट्स डेवलप किए, ऑर्गेनिक हर्बल कंकॉक्शन यानी ऑर्गेनिक काढ़े। और काढ़ा तो आजकल आप देख रहे हैं सब लोग ही अपने घर पे बना रहे हैं, पी रहे हैं, काफी अवेयरनेस हो गई है। बट इसमें डिफरेंस ये है कि जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं वो नॉर्थ ईस्ट के, हिमालय के हाई कर्क्यूमिन टर्मरिक, कर्क्यूमिन से जिससे हल्दी का सारा गुण होता है, तो 5% कर्क्यूमिन की टर्मरिक, हाई ऑयल कंटेंट की जिंजर, तो अच्छे क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं। उन्हें हमारी जो प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है, जिससे कि उसकी पोटेंसी रिटेन रहती है, उसके एसेंशियल कंपोनेंट्स रिटेन रहते हैं, जो हमारी इनोवेशन है टेक्नोलॉजी में, तो ये इस तरीके से प्रोसेस हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि ये राइट कॉम्बिनेशन में मिक्स हुए हैं। मतलब आप कितनी भी हल्दी, कितनी भी अदरक है, कितनी भी काली मिर्च ले लेंगे तो वो गुण नहीं आएगा जो आयुर्वेदा में जो इसके जो लिखे हैं कि किस प्रोपोर्शंस में से मिक्स करना है। जो हमारा इम्यूनिटी बूस्टर काढ़ा है, उसको हम 10,000 सैनिटेशन वर्कर्स को, जो कि फ्रंटलाइन कोविड वर्कर्स हैं और जो कि हमारे लिए रिस्क इतनी ले रहे हैं और वो काफी सस्टेनेबल हैं, उनकी इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए हम 10,000 वर्कर्स को 3 मंथ्स तक ये खाड़ा फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, उनकी इम्यूनिटी डेवलप हो सके। वाह, यानी कि सामाजिक कारणों को पर भी आप योगदान दे रही हैं। बहुत अच्छा है सिद्धि। लेकिन यहाँ पर आपसे चलिए कुछ छोटे छोटे सवाल पूछती हूँ, उनके जवाब आपसे लेते हैं। शुरू करती हूँ। बचपन में क्या बनने का सपना देखती थी आप? मेरा सपना बचपन में था MBA करके बिजनेसमैन बनना। पापा की तरह बनना चाहती थी आप? अच्छा, उद्यमी बनने के लिए एक कैसा क्या गुण है जो आपको लगता है जरूरी है? लगे रहना, जिसको हम कहते हैं कि परसिवियरेंस, मतलब कुछ भी, क्योंकि इतनी स्टार्टअप में तो स्पेशली इतनी डिफिकल्टीज आती हैं, तो अगर विश्वास नहीं छोड़ के
चलते रहे, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं, बट अगर चलते चले जाएंगे तो कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। अगर आप उद्यमी नहीं होती तो क्या कर रही होती? तो मैं बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही थी। अच्छा। ये भी मेरा काफी पैशन है। और क्या क्या शौक रखती हैं आप? तो मुझे बेसिकली ये जो आप कह लीजिए ड्रामा या डिबेट्स, एक्सटेम्पो, इस टाइप की जो पब्लिक स्पीकिंग इवेंट्स होते हैं, ये काफी पसंद है। और लास्ट काफी सालों से मैंने काफी करियर काउंसलिंग और लोगों को इस तरीके से जिस जनरल मोटिवेशन या बिजनेस काउंसलिंग, तो एक तरीके से कह लीजिए लोगों की इस तरह भी लोगों की जिंदगी में इम्पैक्ट करना, बट मोर ऑन द कम्युनिकेशन। लेकिन रिलैक्स करने के लिए क्या करती हैं आप? म्यूजिक सुनती हैं, किताबें पढ़ती हैं, मूवीज देखती हैं, क्या करती हैं? तो ज्यादा टाइम, जो भी टाइम मिल पाता है, काम से बहुत ज्यादा टाइम तो मिलता नहीं है, तो हमारे कुछ फ्रेंड्स जो हैं स्कूल से लेकर आज तक, उनसे काफी अच्छा रिश्ता रहा है। उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करा है हमारी कंपनी में भी, कंपनी सक्सेसफुल होने में भी। तो हम लोग ऐसे बस साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करना, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना एक तरीके से कह लीजिए, और अगर नहीं कर सकते हैं, घर पे हैं, तो फिर किताबें पढ़ना। अगर जिंदगी मौका दे तो एक बात जो आप बदलना चाहेंगी अपनी जिंदगी के बारे में? और बड़ा इम्पैक्ट कर पाना, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही नहीं, अगर पूरे इंडिया भर में हम ये इम्पैक्ट कर सकें। अम, अकेले कोई भी व्यक्ति कोई गोल हासिल नहीं कर सकता, सबका साथ चाहिए होता है ना सिद्धि? तो आज इस मुकाम पर आप किस किस को थैंक्स बोलना चाहेंगी? परिवार और दोस्त तो हैं ही, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, पेरेंट्स, वो उनका तो कोई है ही है वो साथ। उसके अलावा जैसे हमने जब अपनी जर्नी शुरू की, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है जो हम भी अब आगे करने की लोगों से कोशिश करते हैं, कि हमें इंडस्ट्री में बड़ी बड़ी कंपनियों ने, उनके सीईओज ने, सबने बहुत मदद करी। जैसे मदर डेयरी एज एन ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने हमें बहुत मदद करी। जैन इरिगेशन है, उनके जो फाउंडर चेयरमैन थे श्री भंवर लाल जैन, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया। उन्होंने अपनी सब टेक्नोलॉजी वगैरह हमसे शेयर करने में, डेवलप करने में। रेणुका शुगर्स के जो सीईओ हैं नरेंद्र मुरुगुंगी, उन्होंने हमें काफी मदद करी है। जो सीआईआई इंक्यूबेशन सेंटर है अहमदाबाद का, राउंडलेस है, जिन्होंने हम पे इन्वेस्ट करा आगे वीसी राउंड में पैसा ट्रस्ट करके हमारे ऊपर, और ये ऑर्गेनिक स्पेस को डेवलप करने के लिए। तो पूरे इंडस्ट्री में हमने देखा है कि हमें हर स्टेप पे जितनी कठिनाइयां हुई हैं, उतना ही सपोर्ट भी लोगों से प्रोवाइड। अच्छा, सिद्धि को गुस्सा किस बात पर आता है? जब कोई किसी के साथ गलत कर रहा हो। और अंत में सिद्धि का अब जिंदगी का क्या सपना है, क्या बड़ा लक्ष्य है जिंदगी का जो लेकर आप आगे बढ़ना चाहती हैं और जिसे हासिल करना चाहती हैं? तो हमारा विजन ये है कि हम नॉर्थ ईस्ट से एक काफी बड़ा पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करें, नॉट जस्ट अपना स्टार्टअप, एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट करें जिस खामोशियों